नमस्कार, वेलकम टू एडुस्थली। मनी इन बैंकिंग, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है इंडियन इकोनॉमी का, और जिससे संबंधित प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं। इस टॉपिक को कवर करने में जा रहा हूं और आज मैं आपके साथ 20 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा और आने वाले दिनों में और भी वीडियोस लाके मैं इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं परीक्षा में या फिर प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं उन सब को मैं कवर करवा दूंगा, डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो जो लोग भी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसको लाइक और शेयर भी करें। तो चलिए आज का वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, बैंक रेट इज डिफाइंड एज द रेट एट विच RBI lends short-term loans to commercial bank. The commercial banks are able to borrow overnight funds from RBI. RBI lends long-term loans to commercial bank. A commercial bank can lend to its customer. तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी। और जहाँ तक ऑप्शन ए की बात रही, इसका आंसर होगा रेपो रेट। और ऑप्शन बी ये बेसिकली मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को बता रहा है, जिसके तहत बैंक ओवरनाइट बेसिस पे फंड्स बोरो करते हैं। और ऑप्शन डी, बैंक से लोन लेंगे हम तो एक इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है बैंक के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, बैंक रेट, जिसके तहत RBI लॉन्ग टर्म लोन्स देती है कमर्शियल बैंक को। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन MPC, मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी? मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी के बारे में आपको पता होगा। ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर फिक्सिंग द बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट इन इंडिया। और इसकी जो मीटिंग होती है वो साल में 4 बार होती है और इसकी डिसीजंस हर एक मीटिंग के बाद आती है। और जहाँ तक इसके मेंबर्स की बात रही तो इसमें 6 मेंबर्स होते हैं। 3 ऑफिशियल्स RBI से होते हैं और बाकी 3 एक्सटर्नल मेंबर्स होते हैं जिनको भारत सरकार के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। जो गवर्नर होते हैं RBI के वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। और बाकी इसमें जो भी डिसीजंस लिया जाता है वो मेजॉरिटी के द्वारा लिया जाता है और गवर्नर के पास कास्टिंग वोट रहता है। टाई हो गया तो कास्टिंग वोट गवर्नर के द्वारा किया जाता है। और जो करंट मैंडेट है दिया गया है MPC को, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को, इज टू मेंटेन 4% एनुअल इन्फ्लेशन अंटिल मार्च 2026। और जो टॉलरेंस लेवल दिया गया है, अपर टॉलरेंस लेवल है 6% का और लोअर टॉलरेंस लेवल है 2% का। मतलब 4% एनुअल इन्फ्लेशन को मेंटेन करना है में जो मैंडेट दिया गया है, और उससे 2% ज़्यादा हो सकता है। अपर टॉलरेंस लेवल 6% का है और जो लोअर टॉलरेंस लेवल है वो 2% है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन इज करेक्ट? It formulates broad supervisory standards and guidelines and recommends statement of best practice in banking supervision. The committee makes banking policy guidelines for both member and non-member countries and help authorities to implement its suggestions. It does not issue binding regulation. It functions as an informal forum. Option D, all of the above. आपने बेसल नॉर्म्स, बेसल अकॉर्ड्स के बारे में सुना होगा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग रेगुलेशंस है, जिसको बेसल कमिटी और बैंकिंग सुपरविज़न के द्वारा इशू किया जाता है। मेन जो एम है बेसल नॉर्म्स को इशू करने का, वो जो इंटरनेशनल आपका बैंकिंग स्टैंडर्ड्स है उसको और अच्छा करना, ताकि जो अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सिस्टम है वो और मजबूत हो सके और बैंक्स के रिस्क जो मिटिगेट करना। बैंक जो रिस्क अलग अलग तरह के रिस्क फेस करते हैं, चाहे वो ऑपरेशनल रिस्क हो, मार्केट रिस्क हो या फिर क्रेडिट रिस्क हो, इनको मिटिगेट करने के लिए बेसल नॉर्म्स को बैंकिंग कमिटी ऑफ बैंकिंग सुपरविजन, बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन के द्वारा लाया गया था। इसकी स्थापना 1974 में की गई थी बाई सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ऑफ 10 कंट्रीज। और जो इसका प्राइमरी गोल है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटर है ये, ताकि जो बैंक्स का मैनेजमेंट है वो अच्छे से हो सके, बैंक्स का रिस्क मिटिगेशन हो सके, अब बैंक्स का कोलैप्स ना हो, रिस्क मिटिगेशन। और जो अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सिस्टम है, जो बैंकिंग प्रणाली है, उसको और मजबूत किया जा सके।
और ये एक फोरम प्रोवाइड करती है रेगुलर कॉपरेशन के लिए। जो भी बैंक्स, सेंट्रल बैंक्स हैं, वो इस मंच पे आके डिस्कशन कर सकते हैं जो भी सुपरवाइजरी मैटर्स होती है बैंक्स की। तो आप देख सकते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा। मीन्स ये फॉर्मुलेट करती है ब्रॉड सुपरवाइजरी स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस और बेस्ट प्रैक्टिसेस को बताती है जो भी बैंकिंग सुपरविजन के लिए ज़रूरी है। और ये पॉलिसी, बैंकिंग पॉलिसी गाइडलाइंस भी बनाती है मेंबर कंट्रीज़ एज वेल एज नॉन मेंबर कंट्रीज़ के लिए, दोनों के लिए। और जो अथॉरिटीज़ है, कंसर्न अथॉरिटीज़, वो उनको मदद करती है। और जो भी सजेशंस BCBS के द्वारा लाए जाते हैं, उन सजेशंस को कंसर्न कंट्रीज़ आसानी से इम्प्लीमेंट कर सके, उसमें भी वो मदद करती है। और ये बाइंडिंग रेगुलेशन इशू नहीं करती है, एक इनफॉर्मल फोरम है। और आज BCBS के तहत 45 मेंबर कंट्रीज़ हैं, 45 मेंबर फ्रॉम 28 जुरिडिक्शंस। तो इसके जो गाइडलाइंस है वो मेंबर कंट्रीज़ या नॉन मेंबर कंट्रीज़ दोनों के द्वारा अपनाया जा सकता है। BCBS उन गाइडलाइंस, जो भी सजेशंस प्रोवाइड करती है, उनको कंसर्न कंट्रीज़ में इम्प्लीमेंट करने के लिए मदद भी प्रोवाइड करती है। और ये बेसिकली उन स्टैंडर्ड्स को प्रमोट करना चाहती है ताकि एक कन्वर्जेंस लाया जा सके और एक कॉमन अप्रोच डेवलप किया जा सके, कॉमन स्टैंडर्ड्स डेवलप किया जा सके, ताकि बैंकिंग सिस्टम को बेटर रेगुलेशन हो सके, बैंक्स का कोलैप्स ना हो, बैंक्स के जो रिस्क हैं उनको मिटिगेट किया जा सके, और जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल और बैंकिंग सिस्टम है उनको और मजबूती प्रदान की जा सके। इसलिए बेसल नॉर्म्स को लाया गया है BCBS के द्वारा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न संख्या 4, इन विच ईयर was the Basel I norms published? ऑप्शन ए 1987, ऑप्शन बी 1989, ऑप्शन सी 1988, ऑप्शन डी 1990। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 1988। तो अभी तक बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन के द्वारा 3 सेट ऑफ रेगुलेशन इशू किए गए हैं, जिनको बेसल 1, बेसल 2 और बेसल 3 कहा जाता है। तो सबसे पहला जो बेसल 1 नॉर्म्स लाया गया था वो 1988 में लाया गया था, और इसके तहत जो क्रेडिट रिस्क थी उसको मिटिगेट करने पर इस बेसल 1 में फोकस था। मैं बता दूं कि बैंक बेसिकली 3 तरह के रिस्क बैंक फेस करती है। पहला होता है क्रेडिट रिस्क, दूसरा होता है मार्केट रिस्क, और तीसरा होता है ऑपरेशनल रिस्क। क्रेडिट रिस्क वो रिस्क है कि मान लीजिए बैंक जो लोन दी अगर उसको रिकवर नहीं कर पाई तो वो हुआ उनका क्रेडिट रिस्क। मार्केट रिस्क, जो बैंक अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाती है, इक्विटीज़, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाती है, तो वो कहीं ना कहीं मार्केट फ्लक्चुएशंस होने की वजह से बैंक्स को लॉस बियर करना पड़ सकता है। और तीसरा होता है ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क मतलब अगर बैंक में चोरी हो गई, डकैती हो गई, कोई साइबर अटैक हो गया बैंक में, तो दीज आर ऑपरेशनल रिस्क। तो बेसल 1 में जो फोकस था वो पूरी तरह से जो फोकस था वो क्रेडिट रिस्क पे फोकस था। और बैंक जब लोन देती है तो अलग अलग रिस्क होता है, अलग अलग कैटेगरी ऑफ रिस्क के तहत बांटा गया है उनको। जैसे कोई लोन है, मान लीजिए पर्सनल लोन, वो ज़्यादा रिस्की हो जाएगा, और जो लोन मान लीजिए पूरी तरह से कोलेटरल से बैक्ड है वो लेस रिस्की लोन होगा। तो इसलिए रिस्क कैटेगराइजेशन किया गया, और जो रिस्क वेटेड एसेट्स है बेसल 1 में बोला गया कि जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट आपको रखना पड़ेगा वह है 8% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स। रिस्क वेटेड एसेट्स मीन्स एसेट्स विद डिफरेंट रिस्क प्रोफाइल्स, क्योंकि बैंक अलग अलग तरह के लोन्स, अलग अलग तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में डील करती है, तो अलग अलग तरह के लोन्स की जो रिस्क की टेंडेंसी होगी वो तो डिफरेंट होगी ही। तो आउट ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट रखा गया था बेसल 1 में वो 8% रखा गया था। और भारत ने बेसल 1 की गाइडलाइंस को 1990s में अपने देश में अपनाया, 1999 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल बैंकिंग वाज रिकमेंडेड बाय। ऑप्शन ए आबिद हुसैन कमेटी, ऑप्शन बी RH खान कमेटी, ऑप्शन सी S पद्मनाभन कमेटी, ऑप्शन डी YH मलेगाम कमेटी। तो इसका जो सही आंसर होगा
वो ऑप्शन बी होगा, RH खान कमेटी। सबसे पहले हम यूनिवर्सल बैंकिंग को जान लेते हैं। यूनिवर्सल बैंकिंग वैसी तरह के बैंक्स होते हैं जो कि वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं। एक सिंगल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जब आपको वैरायटी ऑफ बैंकिंग सर्विसेज मिले, चाहे कमर्शियल या फिर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इन सारी की फैसिलिटी एक ही छत के तहत मिले, एक ही बैंक इन सारी फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करवाए, तो उसी को हम यूनिवर्सल बैंकिंग कहते हैं। मतलब इंश्योरेंस की फैसिलिटी हो गई, अलग अलग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स का ऑप्शन आपको प्रदान किया जाता है, और जो नॉर्मल बैंकिंग ऑपरेशंस होता है डिपॉजिट और रिमिटेंसेस ट्रांसफ़र का, इन सारी के बावजूद क्रेडिट, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में भी अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डील करे तो वह इस तरह की जो बैंकिंग प्रणाली कहलाती है वो यूनिवर्सल बैंकिंग होती है। नरसिम्हम कमेटी 2 उसने भी सजेस्ट किया था, एक इंट्रोडक्टरी रिमार्क लाया था यूनिवर्सल बैंकिंग को लाने के लिए, लेकिन इसकी जो ब्रॉड गाइडलाइंस थी वो RH खान कमेटी के द्वारा लाई गई थी। प्रश्न संख्या 6, विच सेंट्रल नोडल एजेंसी इम्प्लीमेंट्स द प्राइस सपोर्ट ऑपरेशंस फॉर कमर्शियल बैंक? ऑप्शन ए नाबार्ड, ऑप्शन बी FCI, ऑप्शन सी RBI, ऑप्शन डी नाफेड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, नाफेड। नाफेड का फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 ईस्वी को की गई थी भारत सरकार के द्वारा, और ये एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के तहत ही आता है, और इसका जो मेन फंक्शन है प्रमोट करना कोऑपरेटिव मार्केटिंग को, ताकि जो किसान हैं उनका फ़ायदा हो सके। और भी जो इसके तहत फंक्शंस आते हैं वह है कि ये अपने गोदाम कंस्ट्रक्ट करवाता है, बाई सेल और ऑपरेशंस में ये डील करता है, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ का उनकी मार्केटिंग करवाता है, इंश्योरेंस का कवरेज प्रोवाइड करवाता है। तो अलग अलग फंक्शंस हैं इसका। एक इंश्योरेंस एजेंट के रूप में काम करता है, मार्केटिंग, रिसर्च और मार्केट इंटेलिजेंस को प्रमोट करता है, और एक एजेंट के रूप में काम करता है फॉर द परचेज, सेल, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। और जो भी कमर्शियल क्रॉप्स है, आपको पता ही होगा जो कमर्शियल क्रॉप्स किन क्रॉप्स को कहा जाता है, जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, शुगर कैन हो गया। तो इन सबों में जो सपोर्ट लाया जाता है, प्राइस सपोर्ट ऑपरेशंस, वो नाफेड के द्वारा ही लाया जाता है, ताकि जो उनके फार्मर्स हैं जो उनको ग्रो कर रहे हैं उनको प्रॉपर बेनिफिट मिल सके, उनका रिस्क मिटिगेट हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, इन विच ईयर वाज द RBI फॉर्म्ड? ऑप्शन ए 1937, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1938, ऑप्शन डी 1936। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 1935। 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई थी अंडर द प्रोविजंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो सेंट्रल ऑफिस था वो इनिशियली कलकत्ता में इस्टेब्लिश किया गया था, बाद में 1937 में इसको परमानेंटली मूव कर दिया गया बम्बई में। प्रश्न संख्या 8, विच इज़ द ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन सी बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी इलाहाबाद बैंक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, इलाहाबाद बैंक। अलग अलग बैंक्स का इस्टेब्लिशमेंट डेट आप देख सकते हैं। SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 को की गई थी, बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 20 जुलाई 1908 को की गई थी, बैंक ऑफ इंडिया 7 सितंबर 1906 और इलाहाबाद बैंक 1865 ईस्वी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 को देखा जाए। 1 रुपी नोट आर इशूड बाय ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या ऑप्शन 4 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है एक 1 रुपी नोट को, और बाकी जो भी नोट्स हैं और जो भी करेंसीज हैं उनको RBI के द्वारा इशू किया जाता है। बट 1 रुपी नोट को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लाया जाता है, और इसमें जो साइन होता है वो साइन किया जाता है। इसमें आपको साइन देख सकते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया जो होते हैं उनका साइन रहता है 1 रुपी नोट पे। और इसमें 1 रुपी ऑफ नोट में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा जो बाकी नोट्स में आप देखते हैं कि मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन प्रॉमिस करता हूँ। तो ये जो स्टेटमेंट आप बाकी नोट्स में देखते हैं वो 1 रुपीज़ नोट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसमें जो वर्ड्स मेंशन होते हैं वो भारत सरकार मेंशन होता है 1 रुपी नोट में, और जो शेप है वो आपको पता है रेक्टेंगुलर शेप का होता है।
तो बाकी जितने भी नोट्स हैं उनको आरबीआई द्वारा इशू किया जाता है, बट 1 रुपये नोट्स को फाइनेंस सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लाया जाता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, और जिनका साइन रहता है वो फाइनेंस सेक्रेटरी का उन नोट्स पे साइन रहता है। प्रश्न संख्या 10, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एज द कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट इन इंडिया? ऑप्शन ए द सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन बी द आरबीआई, ऑप्शन सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी नीति आयोग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपको पता है कि अलग अलग टूल्स की मदद से क्रेडिट कंट्रोल करती है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रेपो रेट, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, मोरल सुएशन, इन सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल करके मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है और क्रेडिट कंट्रोल ऑन द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्मूथली चल सके और इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी टेंडेंसीज जो समय समय पे देखने को मिलती है उनको कंट्रोल किया जा सके। प्रश्न संख्या 11, इंपीरियल बैंक वाज कंस्टिट्यूटेड इन द ईयर? ऑप्शन ए 1930s, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1921। तो आपको पता होगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो पुराना नाम था वो इंपीरियल बैंक ही था और जिसकी स्थापना 1921 में की गई थी। प्रश्न संख्या 12, विच वन इज नॉट ए फंक्शन ऑफ मनी? ऑप्शन ए ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, ऑप्शन बी स्टोर ऑफ वैल्यू, ऑप्शन सी प्राइस स्टेबलाइजेशन, ऑप्शन डी वैल्यू मेजरमेंट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी प्राइस स्टेबलाइजेशन। तो जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस है मनी के वो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स एंड इट एक्ट्स एंड यूनिट ऑफ अकाउंट। लेकिन प्राइस स्टेबलाइजेशन इज नॉट ए फंक्शन ऑफ मनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 13, हाउ मेनी पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर देयर इन इंडिया? तो एट प्रेजेंट जो कुल पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं भारत में वो हैं 12। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। तो कुल मिला के अभी 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स ही हैं प्रेजेंटली कंट्री में। और प्रश्न संख्या 14, व्हाट इज द स्टेक ऑफ आरबीआई इन नेशनल हाउसिंग बोर्ड? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि RBI sold its entire stake in the National Housing Board to Government of India on 19 March 2019। तो आज NHB पूरी तरह से गवर्नमेंट ओन्ड है और इज नो लॉन्गर ए सब्सिडरी ऑफ RBI। ऐसा इसलिए किया गया ताकि नरसिम्हन कमेटी ने कहा था कि द RBI could not own such entities that are regulated by it। उन्हीं के रिकमेंडेशंस को कंप्लाई करने के लिए और टू एंड क्रॉस होल्डिंग इन रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस आरबीआई के द्वारा जो भी स्टेक थे वो भारत सरकार को बेच दिए गए 19 मार्च 2019 को। तो इस तरह से एनएचबी में आज आरबीआई का कोई स्टेक नहीं है। एनएचबी बेसिकली हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के रेगुलेटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15, अंडर द मिनिमम रिजर्व सिस्टम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज द सोल ऑथोरिटी of note issue and is required to maintain assets worth not less than option 1 115 crore, option 2 85 crore, option 3 200 crore, option 4 210 करोड़। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 3 200 करोड़। आपको पता है कि आरबीआई के पास ऑथोरिटी है टू इशू करेंसी, और जो करंट सिस्टम है जिसके तहत आरबीआई नोट इशू करती है उसको हम मिनिमम रिजर्व सिस्टम कहते हैं। और इसके तहत मिनिमम रिजर्व्स आर टू बी मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज, जिसमें आउट ऑफ 200 करोड़ 115 करोड़ शुड बी इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड और बाकी 85 करोड़ शुड बी इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। द मिनिमम रिजर्व सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1956 एंड हैज रिप्लेस्ड द प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम को 1956 में अपनाया गया था और इसने किस सिस्टम को रिप्लेस किया था? प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम को। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16, मर्चेंट बैंकिंग इज एन इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड फाइनेंसेस टू ऑप्शन 1 डोमेस्टिक होलसेल ट्रेड, ऑप्शन 2 इंटरनेशनल ट्रेड अमंग कंट्रीज, ऑप्शन 3 डोमेस्टिक रिटेल ट्रेड अमंग, ऑप्शन 4 इंटरनेशनल एड एजेंसीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 इंटरनेशनल ट्रेड अमंग कंट्रीज, बिकॉज ये जो मर्चेंट बैंक्स होते हैं वो स्पेशलाइज करते हैं इंटरनेशनल फाइनेंस में, और अनलाइक कमर्शियल बैंक मर्चेंट बैंक डोंट ऑफर सर्विसेज टू द जनरल पब्लिक। तो ये बेसिकली जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो लार्ज कॉरपोरेशंस, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को
ये वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे अंडर राइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज़, इशू ऑफ सिक्योरिटीज़, एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज, पोर्टफोलियो मैनेज करना, अलग अलग कंपनीज का ये मैनेज करते हैं, एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। Thus, merchant bank provide advisory services on corporate matters to the firms in which they invest. They are also experts in international trade, which make them specialists in dealing with multinational corporations. They also give expert advice on merger and acquisitions and project counseling. चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17। White label ATMs are option A not owned by banks, owned by the government. Option C owned by the public sector bank. Option D, both A and B. White label ATMs are those ATMs that are owned and operated by a non-bank entity rather than a bank. These are authorized by Reserve Bank of India under the Payment and Settlement Act of 2007. तो जो ATMs बैंक के द्वारा ओन नहीं किए जाते हैं, उन ATMs को हम वाइट लेवल ATMs कहते हैं। और वाइट लेवल ATMs का जो लाने का मेन पर्पस था, ताकि जो रीच है ATM का उसका ज़्यादा जो ज्योग्राफिकल कवरेज है उसको ज़्यादा फैलाया जा सके, इसलिए आरबीआई ने अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 नॉन बैंक एंटिटीज़ को भी एटीएम इस्टेब्लिश करने की मंजूरी दे दी। तो जो ऑप्शन होगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वाइट लेवल एटीएम्स आर नॉट ओन्ड बाय बैंक्स। कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए आप वाइट लेवल एटीएम्स के। इंडिकैश, टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड, हिटाची पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। अगर आपसे पूछ दिया जाए विच इज़ द फर्स्ट वाइट लेवल एटीएम इन इंडिया, तो आपका आंसर होगा इंडिकैश। प्रश्न संख्या 18। इन विच ईयर वाज द सिडबी एस्टेब्लिश्ड? ऑप्शन ए 1988, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन सी 1989, ऑप्शन डी 1991। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 1990। सिडबी के बारे में आप जानते होंगे, इसका जो फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और बेसिकली इट इज़ ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट हेल्प माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेज इन इंडिया, एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1990 बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो छोटे और लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा 1990 में स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। और क्वेश्चन नंबर 19। डेफिसिट फाइनेंसिंग कैन बी डन बाय ऑप्शन ए बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, issuing fresh currency notes, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नाइदर ए नॉर बी। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग तब होता है जब गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर देन इट्स रेवेन्यू, सरकार का खर्च ज़्यादा होता है उसके रेवेन्यू से, तब डेफिसिट फाइनेंसिंग ऑकर होता है। और इसको मीट करने के लिए सरकार या तो बोरो कर सकती है आरबीआई से, या फिर नई करेंसी को प्रिंट कर सकती है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। डेफिसिट फाइनेंसिंग को कोप करने के लिए कर्ज लेना पड़ेगा या फिर नए मुद्रा को प्रिंट करना पड़ेगा। प्रश्न संख्या 20। ए डिक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो लीड्स टू ऑप्शन ए इंक्रीज इन कैश अवेलेबिलिटी ऑफ द बैंक्स, इंक्रीज इन रेपो रेट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नाइदर ए नॉर बी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इंक्रीज इन कैश अवेलेबिलिटी ऑफ द बैंक्स। व्हाट इज CRR? CRR के बारे में आप जानते होंगे कि CRR इज़ द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स दैट बैंक्स मस्ट कीप विथ RBI। और जो फंड CRR के रूप में बैंक्स रखती है उस पर कोई इंटरेस्ट बैंक को नहीं मिलता है। और बेसिकली ये मॉनेटरी टूल है एंड इट इज़ यूज टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, एंड CRR इज कैलकुलेटेड एज ए परसेंटेज ऑफ बैंक टोटल डिपॉजिट्स। अगर मान लीजिए बैंक्स के पास डिपॉजिट के रूप में 100 रुपये हैं और CRR 4.5% है, तो बैंक को 4.5 रुपये आरबीआई के पास पार्क करना पड़ेगा, और बाकी जो पैसे बचे उसी का इस्तेमाल कमर्शियल बैंक्स अपने लेंडिंग पर्पसेस के लिए कर सकती है। तो जब डिक्रीज होता है CRR, तो मान लीजिए 4.5 से ये 3% होगा, तो जो अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स हैं वो कमर्शियल बैंक्स के पास फंड की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, और जिससे उनकी लेंडिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा कि जब डिक्रीज होगा CRR तो कैश अवेलेबिलिटी जो है बैंक के पास वो बढ़ जाएगी। तो इसी के साथ आज का ये अंतिम प्रश्न था हमारा। अगर आपको ये हमारा इनिशिएटिव पसंद आया तो आप लाइक ज़रूर कर दें इसे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। मैं और भी इंडियन इकोनॉमी की जितनी भी टॉपिक्स है उससे संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसको मैं अवश्य लेके आऊँगा अपने चैनल पे। वीडियो को देखने के लिए सबको धन्यवाद। जय हिंद।